चलो बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाइड्रोलाइसिस स्टार्ट कर दिया था ना। चले, हाइड्रोलाइसिस में हम लोगों ने ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 13 के ऊपर डिस्कशन कर लिया था। अब ग्रुप 13 के बाद जो अगला ग्रुप हमें डिस्कस करना है वो है ग्रुप नंबर 14। लास्ट क्लास में आपको बोला था कि हाइड्रोलाइसिस हमें जिन एलिमेंट्स का कराना है, जिन कंपाउंड्स का कराना है, तो वहां पर किसी एलिमेंट का क्या आएगा बेटा, हैलाइड आएगा, किसी एलिमेंट का कार्बाइड आएगा और किसी एलिमेंट का ऑक्साइड आएगा। अभी हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो एलिमेंट के हैलाइड्स के बारे में है। ऑक्साइड और कार्बाइड का जो केस है वो उसके बाद हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ग्रुप 14 की बात कर रहे हैं, तो ग्रुप 14 में जो पहला कंपाउंड हमें पढ़ना है वो है CCl4 और इसका हाइड्रोलाइसिस देखना बेटा। अब जब आप CCl4 का हाइड्रोलाइसिस कराने जाएंगे तो कल भी आपको बोला था कि बेटे यहाँ पर आपको सबसे पहले चार्ज को डिटरमाइन करना है। जैसे कार्बन पे +4 है और क्लोरीन पे क्या है बेटा, -1। वाटर को अगर आप ब्रेक करें H+ और OH- में, तो बेटा ये H+ किस पे अटैक करेगा, Cl पर, बनाएगा HCl, और OH किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे। लेकिन हम SN2 मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। और कल आपको बोला था कि अगर SN2 मैकेनिज्म से आपको हाइड्रोलाइसिस कराना है तो SN2 मैकेनिज्म के लिए जिस पर OH अटैक करेगा उसके पास क्या होना चाहिए बेटा, खाली डब्बा। और यहाँ CCl4 में कार्बन के पास खाली डब्बा नहीं है और इसीलिए यहाँ पर इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं हो पाएगा SN2 मैकेनिज्म से, तो देयर विल बी नो हाइड्रोलाइसिस। इसी तरह से CCl4 के बारे में एक और पॉइंट बनता है। इसके लिए रीजन की अगर हम लोग बात करें तो वो तो वही हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल CCl4 की एक और रिएक्शन है ना, आपको यहां देखने को मिल सकती है एग्जाम में, इसलिए उसको डिस्कस कर दे रहा हूं, वरना नीट के हिसाब से तो आपको है ना नो हाइड्रोलाइसिस मान के चलना है। SN1 से अगर आप हाइड्रोलाइसिस करें तो SN1 में क्या होता है कि अटैक और लिविंग ग्रुप दोनों साथ में होते हैं, मतलब एडिशन और एलिमिनेशन साथ साथ हो रहा होता है। तो इसमें क्या होगा कि जो H2 अटैक करेगा तो जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के साथ कंबाइन होगा, एक और हाइड्रोजन एक और क्लोरीन के साथ कंबाइन होगा, मतलब यहां से 2 HCl बाहर हो जाएंगे और 2 HCl बाहर होने से 2 वैलेंसी कार्बन की खाली होगी और उस 2 वैलेंसी को एक ऑक्सीजन जाके सेटिस्फाई करेगा, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा COCl2। और COCl2 में कार्बन की अगेन आप स्टेट देखें तो +4 ही है, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस में जनरली स्टेट सेम रहेगा। ये जो कंपाउंड है इसको आप जानते हैं क्या बोला जाता है बेटा, फॉस्जीन, और ये पॉइजनस गैस होती है। तो ये जो SN1 वाली रिएक्शन है ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं होती है, इसके लिए बोला जाता है कि इट टेक्स प्लेस अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, है ना। ड्रास्टिक कंडीशन कहने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, इनमें बहुत ज्यादा आपको चेंजेस करने पड़ते हैं तब जाके ये रिएक्शन होती है। तो अल्टीमेटली हमें जो भी रिएक्शंस की बात करनी होती है वो रूम टेम्परेचर या नॉर्मल कंडीशंस में बात करनी होती है। और उसमें अगर हम लोग फर्स्ट वाली रिएक्शन देखें तो आपको CCl4 के बारे में जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको यही मान के चलना है कि CCl4 विल नॉट शो हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। CCl4 के बाद ग्रुप 14 में जो अगला कंपाउंड है जिसका हाइड्रोलाइसिस आपको पढ़ना है वो है SiCl4। SiCl4 में सिलिकॉन अगेन कौन सी स्टेट में बेटा, +4। वाटर अटैक करने आ रहा है H+ और OH- के फॉर्म में। OH- अटैक करेगा सिलिकॉन पे, तो सिलिकॉन का +4 वाला हाइड्रोक्साइड आपको बना देना और वो +4 वाला हाइड्रोक्साइड क्या बन जाएगा बेटा, SiOH4। और सिमिलरली जो H+ है वो Cl पे अटैक करेगा तो आपको व्हाइट फ्यूम्स मिल जाएंगे। कई बार ऐसा हो सकता है, ध्यान से देखना, SiOH4 आपको ऐसा भी दिया जा सकता है प्रोडक्ट में, और कई बार ये H2SiO3 के फॉर्म में भी दे देगा आपको। H2SiO3 क्यों दे देगा, क्योंकि इसका जो ऑक्सी एसिड होता है, एक्चुअल में ये जो SiOH4 बना इसमें से एक वाटर निकलेगा, और एक वाटर निकलेगा तो आपको क्या मिलेगा बेटा, H2SiO3। ये कार्बन फैमिली का पार्ट है, तो कार्बन का अगर ऑक्सी एसिड आप बनाओ तो H2CO3 टाइप का बनता है। वैसे इसका जो ऑक्सी एसिड है वो कैसा बनता है बेटा, H2SiO3। तो दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट दे दे, आप समझ जाइएगा इसी की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, इसी में एक और कंडीशन आ सकती है कि अगर एक और वाटर यहां से रिलीज कर दें तो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, SiO2। तो तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन आपको एग्जाम में मिल सकता है। आपको सीधी सी बात देखनी, जिस स्टेट का एलिमेंट है उसी स्टेट का आपको क्या बना देना है बेटा, प्रोडक्ट बना देना है। ये भी दिया जा सकता है या ये भी दिया जा सकता है, ये भी दिया जा सकता है। तीनों साथ में कभी भी नहीं आएंगे, तीनों में से कोई एक ही आएगा। फर्स्ट और सेकंड के आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी, है ना, ये बात ध्यान रखें।
चलिए अब ये ग्रुप 14 के बाद बेटा नेक्स्ट आते हैं हम लोग ग्रुप 15 के हाइड्रोलाइसिस पे। ध्यान से देखिएगा, कल आपको बोला भी था मैंने कि ग्रुप 15 का जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, वैसे हम लोग हर ग्रुप में जनरली जो ऊपर वाले मेंबर्स हैं उन्हीं का हाइड्रोलाइसिस पढ़ रहे होंगे, जैसे कार्बन या सिलिकॉन या बोरोन या एल्यूमिनियम। लेकिन ये इकलौता ऐसा ग्रुप है जहां पर आपको ग्रुप के हर मेंबर का हाइड्रोलाइसिस पढ़ना है, पहली बात। अब इनमें जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो आप देखिए फर्स्ट वाला जो हाइड्रोलाइसिस आपको दिखेगा NCl3 है ना, ये पूरे हाइड्रोलाइसिस टॉपिक का सबसे डिफरेंट रिएक्शन होगा, ये पूरे हाइड्रोलाइसिस का सबसे अलग रिएक्शन है। यहां पर ग्रुप 15 में आपको 3 पैटर्न की रिएक्शन दिखेगी। फर्स्ट का रिएक्शन बिल्कुल अलग, सेकंड और थर्ड एक जैसी रिएक्शन दिखाएंगे और वो वही रिएक्शन दिखाएंगे जो अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, और फोर्थ और फिफ्थ क्योंकि ये आयनिक कैरेक्टर लेके बैठे हुए हैं तो इनका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होगा। मैंने कल भी बोला था आपको, तो इस तरह से पार्शियल हाइड्रोलाइसिस दिखाएंगे तो इनकी रिएक्शन बाकियों से कुछ अलग होगी, ठीक है। अब आप देखिए फर्स्ट वाली रिएक्शन को पहले अज्यूम करिएगा। क्यों फर्स्ट वाली रिएक्शन बाकी पूरे हाइड्रोलाइसिस में सबसे डिफरेंट है, तो उसका कारण समझिएगा। अभी तक बाकी जितनी भी आपने रिएक्शन देखी बेटा, उसमें हर केस में सेंट्रल एटम पे कौन सा चार्ज आ रहा था? पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। यहां पर नाइट्रोजन और क्लोरीन, भाई चार्ज किस पे प्लस आएगा किस पे माइनस आएगा ये डिसाइड किसके बेस पे हो रहा था? EN। पर यहां पर जो नाइट्रोजन और क्लोरीन है इनका EN अप्रोक्सीमेटली क्या होता है बेटा? सेम। और अप्रोक्सीमेटली सेम EN है, इसलिए यहां पर प्लस और माइनस आने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका समझिएगा, अप्रोक्सीमेटली सेम है तो या तो इस पे प्लस आ जाए इस पे माइनस आ जाए, और अप्रोक्सीमेटली सेम है तो या तो इस पे माइनस आ जाए इस पे प्लस आ जाए। क्योंकि जो पार्शियल डाइपोल बनने वाला है, टेम्पररी जो डाइपोल बनने वाला है, वो दोनों में से किसी एक टाइप का आएगा। क्योंकि दोनों का EN अप्रोक्सीमेटली सेम है तो हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन खींच ले या हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन खींच ले, और कुछ इस तरह की बात आ जाती है। अब आप सोचिए अगर मैंने फर्स्ट वाला डाइपोल बनाया तो H+ और OH- का अटैक देखिएगा, और सेकंड वाला टाइप का डाइपोल बनाया तो H+ और OH- का अटैक देखिएगा। यहां पर जो H+ है वो किस पे अटैक करेगा बेटा? Cl पे, तो क्या बन जाएगा? HCl। और OH किस पे अटैक करने जाएगा बेटा? नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन से कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं? 3। और साथ ही साथ एक क्या है? लोन पेयर। हाइड्रोलाइसिस ही नहीं हो पाएगा क्योंकि नाइट्रोजन के पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो अगर मैं फर्स्ट वाला डाइपोल लेके चलूं तो फिर हाइड्रोलाइसिस नहीं हो पाएगा, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस के लिए नाइट्रोजन के पास क्या होना चाहिए बेटा? खाली डब्बा। और फर्स्ट वाले केस में नाइट्रोजन के पास खाली डब्बा नहीं है। पर NCl3 का हाइड्रोलाइसिस मिला है तो अपने को उससे ये समझ में आता है कि ये फर्स्ट वाला केस नहीं हो रहा होगा। कौन सा केस हो रहा होगा बेटा? सेकंड। अब सेकंड वाला केस हुआ तो क्या होगा? देखिए नाइट्रोजन के साथ 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, इस पे भी डेल्टा प्लस आया, इस पे भी डेल्टा प्लस आया, इस पे भी डेल्टा प्लस आया, तो तीनों पे -1 -1 -1, और इस नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा बेटा? +3 है ना, -3। ये वाला केस आया। अब वो बताइए H+ और OH- की अगर बात की जाए, है ना, मैं स्ट्रेट ही लिख देता हूं, इस पे +1 है, इस पे भी +1 है, और इस पे भी क्या आ गई बेटा? +1 आ गई। अब आप बताइए H+ किस पे अटैक करेगा बेटा? नाइट्रोजन पे। और नाइट्रोजन पे कितने H+ अटैक कराने पड़ेंगे बेटा? 3। तो बताइए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? NH3। और जो OH है वो किस पे अटैक करेगा? नेगेटिव वाला अटैक करेगा पॉजिटिव वाले पे। तो इस बार OH अटैक करेगा सेंट्रल एटम पे या साइड एटम पे? साइड एटम। बाकी हर जगह आप देखना पॉजिटिव चार्ज हमेशा सेंट्रल एटम पे आ रहा होगा। केवल ये इकलौती ऐसी रिएक्शन है जहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस पे आएगा बेटा? साइड एटम पे। और जब साइड एटम पे पॉजिटिव आएगा तो OH उसी पे अटैक करेगा। और क्या क्लोरीन के पास खाली डब्बा है या नहीं है बेटा? है। तो इस बार हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। अब जब हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा तो आप बताइए क्लोरीन का क्या बनेगा बेटा? ऑक्सी एसिड। और कौन सी स्टेट वाला ऑक्सी एसिड बनेगा? +1। और +1 में हेलोजन का जो ऑक्सी एसिड बनता है वो कौन बनता है? हाइपोहेलस। तो यहां पर जो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे उनमें से पहला प्रोडक्ट है NH3 और दूसरा प्रोडक्ट कौन हो जाएगा बेटा? HOCl। और यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका स्टेट +1 है, इसका स्टेट -3 है। ये प्रोडक्ट आपको मिले। अब देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, ध्यान सुनना। अभी तक हमने जितनी भी रिएक्शंस पढ़ी कल या आगे भी जो हम रिएक्शंस पढ़ेंगे उन सब में बाय प्रोडक्ट में HCl रिलीज हो रहा था। व्हाइट फ्यूम्स मैंने आपको बोलते हैं। इस पहली वाली रिएक्शन में व्हाइट फ्यूम्स नहीं मिल रहे हैं आपको, यहां HCl नहीं मिल रहा है आपको। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 4 ऑप्शन देकर कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस व्हाइट फ्यूम्स आर नॉट ऑब्टेन्ड। तो बेटा क्या वो आंसर फर्स्ट वाली रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती? हो सकती है। इसी तरीके से आपसे पूछेगा बताइए ये NH3 एसिड है या बेस है? बेस। और ये क्या है? एसिड। तो आपसे बोल सकता है, क्योंकि बाकी रिएक्शन जब हम करेंगे तो जनरली एसिड एसिड मिलेंगे आपको, तो ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें ऑन हाइड्रोलाइसिस द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आर एसिड एज वेल एज बेस? तो क्या उसका ऑप्शन फर्स्ट हो सकता है या नहीं हो सकता? बेटा हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन पे आइए।
सेकंड और थर्ड बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है। बताइए H प्लस किस पे अटैक करेगा बेटा? Cl पे। तो क्या बना लेगा? HCl के व्हाइट फ्यूम्स। और OH किस पे अटैक करेगा बेटा? फास्फोरस पे। क्या फास्फोरस के पास खाली डब्बा होगा या नहीं होगा बेटा? होगा। तो फास्फोरस का क्या बनेगा? OH मतलब हाइड्रोक्साइड। फास्फोरस नॉन मेटल है, नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड मतलब ऑक्सी एसिड। कौन से स्टेट वाला? +3 वाला। कल बटन बताया था, POH थ्राइस नहीं लिखना है, +3 वाला ऑक्सी एसिड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या इसके +3 वाले ऑक्सी एसिड का फॉर्मूला H3PO3 होता है या नहीं होता बेटा? होता है। यहाँ वो बात एप्लीकेबल हो जा रही है, बट ठीक है, आपको बाकी जगह अप्लाई होता हुआ नहीं मिलेगा। और इसकी बेसिसिटी हमने याद करी थी, तो बेसिसिटी कितनी होती है? 2। 4 एक्सेप्शन बताए थे, उनमें से ये था। आगे बात कर रहे हैं AsCl3। इसको इसके साथ मैच इसलिए कर दिया क्योंकि ये जनरली आप पढ़ेंगे नहीं, है ना। फास्फोरस के तो कंपाउंड पढ़ने होते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा नहीं। और देखने को नहीं मिलेगा तो इसका प्रोडक्ट कैसे बनाना है, ऑक्सी एसिड कैसे बनाना है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जैसा आप H3PO3 बना रहे हैं, सेम उसी पैटर्न में आपको क्या बनाना है बेटा? यहां पर भी प्रोडक्ट बनाना है। और इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? H3ASO3 और साथ में क्या मिल जाएगा बेटा? HCl। दोनों बिल्कुल सेम रिएक्शन चलती है। यहां पर भी स्टेट आ जाएगा बेटा +3, और इसकी बेसिसिटी होगी 3। ध्यान से देखना, ऊपर वाले की बेसिसिटी 2 है और इसकी बेसिसिटी 3 है, क्योंकि उन 4 एक्सेप्शन के अलावा बाकी कोई भी ऑक्सी एसिड आ जाए, जितने हाइड्रोजन उतनी बेसिसिटी होगी। ये उस पैटर्न पे सॉल्व हो रहा है। अब आ जाते हैं SbCl3 और BiCl3 पे। अब ये आयनिक कैरेक्टर दिखा रहे हैं, तो आयनिक कैरेक्टर की वजह से इनका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होगा बेटा, और पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होगा मतलब इनमें कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। पहली बात, ऊपर आपको क्या मिल रहा है? ऑक्सी एसिड। क्या मिल रहा है? ऑक्सी एसिड। इसमें मिलेगा ऑक्सी क्लोराइड। क्या मिलेगा? समझना कारण। पहले मैं प्रोडक्ट लिख देता हूं। इसका प्रोडक्ट बनेगा बेटा SbOCl, और इसका आ जाएगा बेटा BiOCl। ये SbOCl को ऐसे तोड़ा जाएगा और BiOCl को भी इसी तरीके से तोड़ा जाएगा। ये इनको तोड़ने का तरीका है। एंटीमनी और बिस्मथ पे अभी भी स्टेट जो है वो +3 ही स्टेट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। +3, इस पे -2 है, तो +3 और -2 मिलके क्या बना लेगा बेटा? +1 बना लेगा, ठीक है। ये ऊपर वाला जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं एंटीमनियल क्लोराइड, और इसको बोलते हैं बेटा बिस्मथिल क्लोराइड। बिस्मथिल क्लोराइड। इनमें से ये जो नीचे वाला कंपाउंड है, इसके बारे में आपको यहां के पेपरों में क्वेश्चन मिल जाएगा कि ये एक पीपीटी के फॉर्म में मिलता है। और वो कौन सा पीपीटी मिलता है बेटा? पर्ल व्हाइट पीपीटी मिलता है। कैसा पीपीटी मिलता है? पर्ल व्हाइट। तो कभी आ जाए कि भाई किसका पर्ल व्हाइट पीपीटी होता है, तो बिस्मथ का पर्ल व्हाइट पीपीटी आपको मिलता है। साथ में यहां पर बाय प्रोडक्ट में HCl निकलेगा, साथ में यहां बाय प्रोडक्ट में HCl निकलेगा। अब इसके कारण को समझने की कोशिश करेंगे। इधर देखो ध्यान से, SbCl3 लिया आपने, इसका हाइड्रोलाइसिस कराया, हाइड्रोलाइसिस कराया तो इस पे आ रहा है बेटा +3, इस पे आ रहा है -1। इसको तोड़िए H+ और OH-। ये H+ किस पे गया बेटा? Cl पे। क्या निकाल दिया? HCl। और OH गया Sb पे, तो क्या बन गया बेटा? SbOH थ्राइस, ठीक है। ये SbOH थ्राइस मिल गया। अब ये जो SbOH थ्राइस है, इसको थोड़ा ध्यान से देखें। क्या ये SbOH थ्राइस एसिडिक होगा या बेसिक होगा? बेसिक। मेटल का हाइड्रोक्साइड बेटा, बेसिक होगा। और सामने जो HCl बन रहा है वो क्या है? एसिड। तो इनमें भी रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी बन रही है। अब यहां से क्या होता है? एक वाटर निकलेगा। जैसे ही एक वाटर निकला, ये इस तरह का कंपाउंड आपको बनता हुआ दिखेगा। ये बॉन्ड इसके साथ जुड़ गया तो SbOOH आ गया। ये जो SbOOH आ गया, ये फिर वो बचा हुआ जो HCl था ना, उससे रिएक्ट करता है। और रिएक्ट करेगा तो ये H2O बाहर, और ये Cl यहां पर आएगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? SbOCl। और इसी तरह से आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? BiOCl। तो ये प्रोडक्ट का मैकेनिज्म पूरा आपको बता दिया मैंने, बट अल्टीमेटली आपको रिएक्शन याद ही रखनी है कि इन दोनों में आपको क्या मिलता है बेटा? ऑक्सी एसिड नहीं मिलेगा, इसमें आपको ऑक्सी क्लोराइड या एंटीमोनियल या बिस्मथिल क्लोराइड बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखें। और इनमें से फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन जरूर याद रखें, बाकी एनसीईआरटी में नहीं है, पढ़ा दिया गया है। क्योंकि आज से बहुत साल पहले, है ना, वंस अपॉन अ टाइम जो एनसीईआरटी हुआ करती थी उसमें ये सारी थी, बट वो वंस अपॉन अ टाइम वाली एनसीईआरटी अब नहीं मिलती मार्केट में। तो ये क्वेश्चन अभी भी चल रहे हैं मार्केट में, और इसीलिए ये करवा दिया कि बाद में मेरा दिमाग खराब करोगे, इसलिए तुमको बता दिया, वरना आपको फर्स्ट और सेकंड याद होनी चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है।
चलो बेटा, अभी ये ग्रुप 15 की रिएक्शंस के बाद हम लोग ग्रुप 16 और 17 के रिएक्शंस की तरफ मूव कर रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले ग्रुप 16 में आपको केवल एक ही कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस समझना है, और वो कौन है बेटा? SF6, सल्फर का हैलाइड ले रहे हो आप। SF6 के हाइड्रोलाइसिस में आपके सामने लिखा है कि नो हाइड्रोलाइसिस। उसका रीजन क्या है वो देखते हैं। पहले इसके मैकेनिज्म को समझते क्या हो रहा है भाई। जब अगर आप SF6 ले रहे हो तो बेटा सल्फर पे +6 होगा और फ्लोरीन पे क्या होगा? -1। और आप हाइड्रोलाइसिस करा रहे हो, मतलब H+ और OH- को तोड़कर इसके ऊपर अटैक कराना है। जब आप OH का अटैक कराओगे तो OH किस पे अटैक करेगा बेटा? सल्फर पे, और सल्फर के पास खाली डब्बा है, ठीक है। और इसी तरीके से H का अटैक किस पे होगा बेटा? फ्लोरीन पे। तो यहां पर HF और सल्फर का +6 का ऑक्सी एसिड मिलना चाहिए था। लेकिन अब बताइए, अभी हम लोग कौन सा मैकेनिज्म लेके चल रहे हैं? SN2। सल्फर ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 6। इसके पास खाली डब्बा है, नो डाउट। अभी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। जब आप SN2 कराएंगे तो बीच में आपको ट्रांजिशन स्टेट बनाना है। वो ट्रांजिशन स्टेट में एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाना पड़ेगा, वो OH। जब ये OH जुड़ेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 7। और थर्ड पीरियड का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो सकता है। 7वां बॉन्ड ये बना नहीं पाएगा, और इसीलिए यहां पर आपको SF6 का हाइड्रोलाइसिस होता हुआ नहीं मिलेगा। NCERT इसको ऐसा बोलता है कि SF6 में जो सल्फर है वो 6 फ्लोरीन से सिमेट्रिकली, स्टेरिकली सराउंडेड है, और वाटर उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता, और वाटर अटैक नहीं करेगा तो हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। रीजन बोल दे रहा हूं, लिख लीजिएगा, NCERT की लाइन है। इन SF6 sulfur atom is symmetrically sterically surrounded by 6 fluorine atoms. Symmetrically sterically surrounded by 6 fluorine atoms in such a way that attack of water या attack of H2O is not possible. Attack of H2O is not possible. चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं। ग्रुप 16 के बाद अगला जो हाइड्रोलाइसिस आपको पढ़ना है वो ग्रुप 17 के हैलाइड्स का पढ़ना है। अब एक बात समझना, जब आप हैलाइड्स की बात कर रहे हो तो क्या ग्रुप 17 खुद भी हैलोजन होते हैं या नहीं होते? बेटा होते हैं। और हैलोजन के हैलाइड्स पढ़ने हैं, मतलब हैलोजन से कंपाउंड पढ़ना है, तो दो हैलोजन के कंपाउंड को क्या बोला जाता है बेटा? इंटर हैलोजन कंपाउंड। तो यहां पर इनके हाइड्रोलाइसिस को तो बाद में देखेंगे, पहले हमें हमारे सिलेबस में ग्रुप 17 के अंदर इंटर हैलोजन कंपाउंड के बारे में ही पढ़ना होता है, तो वो भी हम यहीं पे डिस्कस कर ले रहे हो। फिर उन्हीं का हम लोग क्या कराएंगे बेटा? हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। इंटर हैलोजन कंपाउंड डेफिनेशन बोल रहा हूं, लिखिएगा। when two different halogen atoms combine with each other, when two different halogen atoms combine with each other to form a compound, then such compounds are called interhalogen compounds. Then such compounds are called interhalogen compounds. चलो बेटा यहां पर फोकस करेंगे। सबसे पहले इंटरहेलोजन कंपाउंड की डेफिनेशन आपको लिखा दी कि जब दो डिफरेंट हेलोजन आपस में जुड़कर कोई कंपाउंड बनाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? इंटरहेलोजन कंपाउंड। अब सुनिएगा, हेलोजन को जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? एक्स से, है ना। तो आपके सामने दो हेलोजन होंगे, दोनों डिफरेंट होंगे, तो एक को हमने एक्स बोल दिया और एक को हमने क्या बोल दिया बेटा? एक्स डैश। कई जगह पर ये आपको एक्स और वाई के फॉर्म में दे सकता है, कई जगह पर ए और बी के फॉर्म में दे सकता है, तो रिप्रेजेंटेशन चेंज हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है। दो हेलोजन जो है उनमें से अगर एक्स और एक्स डैश की बात करें तो किसी एक हेलोजन को आपको क्या मानना पड़ेगा बेटा? सेंट्रल एटम।
और किसी एक हेलोजन को आपको क्या मानना पड़ेगा बेटा, साइड एटम। तो किस हेलोजन को सेंट्रल मानना है और किस हेलोजन को साइड एटम मानना है, वो कैसे पता चलेगा? देखिए, जो हेलोजन बड़े साइज का होगा उसको आप क्या मानेंगे बेटा, सेंट्रल एटम। क्यों मानेंगे? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस के हिसाब से सोचिए, अगर सेंट्रल एटम बड़ा होगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, और आप सेंट्रल एटम छोटा रख दो और साइड एटम बड़े रख दो तो वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। इसलिए सेंट्रल हेलोजन या सेंट्रल एटम उस हेलोजन को मानेंगे दो में से जिसका साइज ज्यादा होगा, और इसी तरीके से जिसका साइज कम होगा या छोटे साइज का होगा बेटा, उसको आप क्या मानेंगे, साइड एटम। अच्छा, साइज और ईएन के बेसिस पे बात कर लें, क्योंकि हमें स्टेट भी लगाना होगा, +1 +3 +5 +7, तो साइज और ईएन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जिसका साइज ज्यादा होगा उसका ईएन कम होगा, तो सेंट्रल एटम पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और साइड एटम का ईएन ज्यादा होगा तो साइड एटम पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। अब सुनिए, चार तरह के इंटरहेलोजन कंपाउंड बनेंगे। याद करिए, कोवेलेंसी जब हम लोगों ने पढ़ा था तो हेलोजन की कोवेलेंसी 1, 3, 5 और 7 हुआ करती थी। ग्राउंड स्टेट में इसकी कोवेलेंसी 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7। जब कोवेलेंसी 1 होगी तो एक साइड एटम जुड़ेगा, 3 होगी तो 3, 5 होगी तो 5 और 7 होगी तो 7। अब सुने, इनमें से सेंट्रल एटम और साइड एटम में से साइड का ईएन ज्यादा है तो इस पे आएगा -1, इस पे आएगा +1। 3 है हाई ईएन वाले, -1 -1 -1, तो इस पे क्या आएगा बेटा, +3। -1 वाले 5 तो इस पे +5, और इसी तरह से इस पे क्या आएगा बेटा, +7। अब आगे देखिए, इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करें। एनसीईआरटी में बेटा एक टेबल दे रखा है, और उस टेबल के अंदर इंटरहेलोजन कंपाउंड के एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं कि कौन कौन से इंटरहेलोजन कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं और कौन कौन से इंटरहेलोजन कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेंगे। बाय चांस कभी ये क्वेश्चन आता है तो ध्यान सुने। पहला वाला कंपाउंड देखिए, मैंने आपको क्या बोला, सेंट्रल एटम उस आयोडीन, उस हेलोजन को आपको मानना है जिसका साइज क्या होगा, ज्यादा। अच्छा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो आयोडीन सबसे बड़ा है, तो अब आप पहले उसको इमेजिन कर लीजिए। अब आयोडीन से साइड एटम जो एक्स डैश है वो कौन होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, छोटा। अब आयोडीन से छोटा क्या फ्लोरीन है या नहीं बेटा, है। इसी तरह से आयोडीन से छोटा क्लोरीन भी है, और आयोडीन से छोटा ब्रोमीन भी है। ये तीन इसके एक्स एक्स डैश टाइप के इंटरहेलोजन कंपाउंड बनेंगे। आयोडीन की बारी खत्म हो गई, अब इससे थोड़े छोटे पे जाइए, कौन है, ब्रोमीन। अब ब्रोमीन के साथ कंपाउंड वो बनाएंगे जो ब्रोमीन से छोटे होंगे, तो कौन कौन बनाएगा बेटा, फ्लोरीन और क्लोरीन। और अब क्लोरीन के साथ कंपाउंड वो बनाएगा जो उससे भी छोटा होगा, और वो कौन होगा बेटा, फ्लोरीन। तो ये 6 इंटरहेलोजन कंपाउंड हैं, 6 के 6 एग्जिस्ट करते हैं एक्स एक्स डैश टाइप के, क्योंकि इनमें स्टेरिक हिंड्रेंस होगा नहीं, ना के बराबर होगा, क्योंकि साइड एटम एक ही है। अब साइड एटम 3 आएंगे, 5 आएंगे, 7 आएंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस चालू होगा। इन्हीं का 3 टाइप का मैं कंपाउंड बना देता हूं। तो इनका 3 टाइप का जो कंपाउंड बनना चाहिए वो ये बनने चाहिए बेटा, IF3, ICl3, IBr3। यहां बनना चाहिए बेटा BrF3, यहां पर बनना चाहिए बेटा BrCl3, और यहां पर क्या बनना चाहिए बेटा, ClF3। ध्यान सुनेगा, इनमें से मैं आपको बोल रहा हूं 2 कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते हैं ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अब आप खुद इमेजिन करिए, ये एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, करेगा। ये तो कल ही पड़ा था, ये नहीं करेगा। तो आपको खुद जज करना आना चाहिए कि कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इसमें थोड़ी ज्यादा, इसमें तीनों में सबसे ज्यादा। अच्छा, इसके बाद आइए BrF3 और BrCl3 में क्या समझ में आता है किसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा लगेगा, BrCl3। ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ClF3 तो आप पढ़ते हैं, टी शेप, तो ये तो एग्जिस्ट करेगा, इतना कॉमन सेंस होना चाहिए अपने पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक्स एक्स डैश 5, क्या साइड एटम और बढ़ गए बेटे, यस। फिर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, और जब स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाता है तो जनरली वो वाले कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं जहां साइड एटम बहुत छोटा होता था, और वो कौन होगा बेटा, फ्लोरीन। ये वाले कंपाउंड केवल फ्लोरीन के साथ बनेंगे, किसके साथ बनेंगे, फ्लोरीन। तो एक बार आयोडीन आएगा फ्लोरीन के साथ, एक बार ब्रोमीन आएगा फ्लोरीन के साथ, और एक बार क्लोरीन आएगा फ्लोरीन के साथ। ये सिर्फ वही बनाएगा जहां पर साइड एटम कौन होगा बेटा, फ्लोरीन। और लास्ट वाले का एक ही एग्जांपल होता है, आप जानते भी हैं, ये वाला तब बनेगा जब सेंट्रल एटम सबसे बड़ा और साइड एटम सबसे छोटा हो। तो ये ओवरऑल इंटरहेलोजन कंपाउंड है जो एग्जिस्ट करते हैं, और बाकी इनके अलावा जो बच रहे होंगे वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे। नोट करिए इसको फटाफट।
चलो बेटा, है ना। अब ये कंपाउंड्स के बाद आते हैं इसके हाइड्रोलाइसिस पे, ध्यान से देखिएगा। अब इनके जब हम हाइड्रोलाइसिस कराने जा रहे हैं, ध्यान सुनना मेरी बात। अगर आपने बेटा एक्स एक्स डैश लिया, एक्स एक्स डैश 3 लिया, एक्स एक्स डैश 5 लिया और एक्स एक्स डैश 7 लिया, अब इसमें बताइए सेंट्रल एटम पे कौन सा चार्ज आ रहा है बेटा? +1, +3, +5 और +7। अच्छा, साइड वाला जो हेलोजन है उसका En ज्यादा है, तो हेलोजन, एक हेलोजन पे कौन सा स्टेट आएगा बेटा? -1। तो मैं साइड वाले पे क्या लगा दे रहा हूं बेटा? -1, -1, -1 और -1। अब आप वाटर का अटैक कराने जब आओगे तो बताइए H+ किस पे अटैक करेगा बेटा? माइनस वाले पे, तो आपको क्या मिलेगा? HX डैश। और OH किस पे अटैक करेगा बेटा? सेंट्रल वाले पे। क्योंकि सेंट्रल एटम हर जगह या तो क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा या आयोडीन होगा, फ्लोरीन सेंट्रल एटम नहीं होगा। तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के पास वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं, मतलब हाइड्रोलाइसिस तो हो जाएगा, इतनी बात समझ में आती है। अब आप बताइए, जब OH अटैक करेगा हेलोजन पे तो कौन से स्टेट का ऑक्सी एसिड मिलेगा? +1। यहां पर अटैक करेगा +3, यहां पर +5, यहां पर। अच्छा, हेलोजन के 4 ऑक्सी एसिड पढ़े थे अपन ने, HOX, HXO2, HXO3 और HXO4। ये कौन से स्टेट का होता है? +1, ये +5 और ये। तो अब आपको समझ में आना चाहिए कहां पर कौन सा प्रोडक्ट मिलने वाला है। एक्स पर OH अटैक करेगा, OH माइनस है, पॉजिटिव वाले पे अटैक करेगा, +1 वाला ऑक्सी एसिड बनाएगा, +1 वाला ऑक्सी एसिड बनेगा HOX। यहां पर OH अटैक करेगा +3 वाले पे, तो +3 वाला ऑक्सी एसिड बनेगा HXO2, यहां पर बनेगा HXO3 और यहां पर बनेगा HXO4। और इनमें अगर आप स्टेट देखें तो यहां पर हेलोजन +1 स्टेट का है, +3 स्टेट का है, +5 स्टेट का है और +7 स्टेट का है। इस वाले ऑक्सी एसिड को बोला जाता है हाइपो हेलस एसिड। दूसरे वाले को बोला जाता है बेटा हेलस एसिड। तीसरे वाले को बोला जाता है बेटा हेलिक एसिड। और चौथे वाले को हम पढ़ चुके हैं, क्या बोलते हैं बेटा? पर हेलिक एसिड। क्या पर हेलिक एसिड एक ट्रू पर ऑक्सी एसिड होता है क्या? नहीं। आगे बात कर रहे हैं, जो H+ बचेगा वो X डैश पे अटैक करेगा और बना लेगा HX डैश। यहां पर भी मिलेगा HX डैश, यहां पर भी मिलेगा HX डैश और यहां पर भी मिलेगा HX डैश। ये प्रोडक्ट्स आ जाएंगे और इन्हीं को हम एग्जांपल के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो आप देखिए, ये XX डैश है, X डैश 3 है, X डैश 5 है, X डैश 7 है, तो सेम टाइप के प्रोडक्ट बना दे रहे हैं। +1 वाला ऑक्सी एसिड मतलब HOCl, साथ में मिलेगा HF। +3 वाला क्लोरीन का ऑक्सी एसिड मतलब HClO2, साथ में HF। यहां पर देखिए तो +5 वाला आयोडीन का ऑक्सी एसिड बनाना है, इस बार सेंट्रल एटम चेंज कर दिया हमने, तो HiO3, साथ में मिलेगा HF। और यहां पर +7 वाला आयोडीन का ऑक्सी एसिड बनाना है, तो HiO4 + HF आपको प्रोडक्ट में मिल जाएगा। तो जिस स्टेट का एटम है उसी स्टेट के करस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड्स के फॉर्मूले आपको आने चाहिए ताकि आप प्रोडक्ट्स बना सकें।
चलो बेटा यहां पर ध्यान देंगे अब। ग्रुप 17 के बाद अगला जो लास्ट वाला पार्ट आ रहा है हेलाइड्स में, वो आ रहा है बेटा ग्रुप 18 के हेलाइड्स। ध्यान सुनिएगा, ध्यान समझिएगा। ग्रुप 18 के हेलाइड्स की अगर बात की जाए तो ग्रुप 18 के हेलाइड्स में आपको जेनॉन के कंपाउंड्स पढ़ने होते हैं सिलेबस में, और आप जानते हैं वैसे भी इनर्ट गैसेस में जेनॉन ही है मेनली जो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। वैसे आपको बताया था क्रिप्टॉन और रेडॉन के भी डाइफ्लोराइड मिलते हैं, रेडियो ट्रेसर टेक्निक वेक्निक की बात की थी मैंने। बट अभी हमें जो पढ़ना है वो फिलहाल में किसका पढ़ना है बेटा, जेनॉन के फ्लोराइड्स का। ध्यान सुनना, ध्यान समझना। इन रिएक्शंस में प्रोडक्ट आपको याद रखने हैं। इन रिएक्शंस में प्रोडक्ट आपको याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि जेनॉन में जब आप अटैक कराओगे तो जेनॉन का हाइड्रोक्साइड बनना चाहिए था, तो जेनॉन के जनरली हाइड्रोक्साइड नेचर में मिलते नहीं है, स्टेबल नहीं होते, और इसीलिए वो हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। और इसीलिए देखो कारण भी बता देता हूं, समझ लेना इसको। मान लीजिए आप फर्स्ट वाली रिएक्शन करवा रहे हैं, सुने, फर्स्ट वाली रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाली रिएक्शन में कायदे से क्या होना चाहिए बेटा, इस पे +2 इस पे -1 है, तो वाटर को जब आप तोड़ोगे तो कैसे अटैक करेगा, H+ और OH-। तो ये H+ इस पे अटैक करेगा, OH- इस पे अटैक करेगा। जब OH- इस पे अटैक करेगा तो जेनॉन का क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या मिलेगा आपको, HF। जब जेनॉन का हाइड्रोक्साइड और HF मिलेगा तो HF तो आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इन सारी रिएक्शन में HF मिलने वाला है। जो जेनॉन का हाइड्रोक्साइड है ये ऐसे लिखा जाएगा, और इसमें से एक वाटर बाहर हो जाएगा। तो वाटर जो बाहर हुआ उसको हम प्रोडक्ट में नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हम हाइड्रोलाइसिस में रिएक्टेंट में वाटर लेके चल रहे हैं, तो वाटर वापस आ गया। और जैसे ही H2O निकला तो यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, एक्सिओ। ध्यान सुनना, एक्सिओ। पर एक्सिओ नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक। इसी तरीके से अभी जेनॉन आप देखो, XeF2 में जेनॉन कौन सी स्टेट का बेटा, +2। यहां पर कौन सी स्टेट का, +4। यहां पर कौन सी स्टेट का, +6। तो आप देखिए पहले वाले रिएक्शन से जो ऑक्साइड मिलेगा वो कौन से स्टेट का ऑक्साइड मिलेगा, +2 वाला। दूसरी वाली रिएक्शन में जब आप ये सब करेंगे तो आपको XeO2 टाइप का ऑक्साइड मिलना चाहिए था। मतलब कौन सी स्टेट का ऑक्साइड मिलना चाहिए था बेटा, +4। और तीसरी वाली रिएक्शन में आपको XeO3 मतलब +6 वाला ऑक्साइड मिलना चाहिए था। फर्स्ट और सेकंड वाले ऑक्साइड नेचर में नहीं मिलते हैं, जबकि ये मिलता है। अब थर्ड वाली रिएक्शन में आप देखोगे XeO3 बनेगा, पर फर्स्ट और सेकंड में ये दोनों बनने चाहिए थे, बट ये एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों एग्जिस्ट नहीं करते? कहानी वही है पाई बॉन्ड वाली। जैसा हमने हेलोजन के ऑक्सी एसिड्स पढ़े थे तो उसमें मैंने बोला था HbRO2 और HiO2 नेचर में नहीं मिलता है ड्यू टू वीक पाई बॉन्ड। वही कहानी है इधर देखो, जेनॉन और ऑक्सीजन का जो सिग्मा बॉन्ड है वो तो एग्जिस्ट कर जाएगा, सिग्मा बॉन्ड तो एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। लेकिन पाई बॉन्ड जो बनेगा क्या वो 5-2 शेल नंबर का बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। यहां पर भी 5-2 शेल नंबर का बनेगा, नहीं बनेगा, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। पर यहां पर भी तो सर 5-2 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। याद करिए, क्या यहां पर स्टेट +2 +4 +6 स्टेट बढ़ती जा रही है? यस। स्टेट बढ़ने से साइज कॉन्ट्रैक्ट होगा, साइज कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा, तो बॉन्ड कंपैरेटिवली स्ट्रांग होता जाएगा, और आपको XeO3 क्या मिलेगा बेटा, एग्जिस्ट करता हुआ मिल जाएगा। तो ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब ध्यान सुनना, जब ये और ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे ये टूट जाएगा, और टूटेगा तो क्या क्या देगा, जेनॉन और ऑक्सीजन। तो जेनॉन का ऑक्साइड मिलना चाहिए था, बट वो ऑक्साइड स्टेबल नहीं है, टूट जाएगा। टूट जाएगा तो क्या क्या देगा, नेटिव एलिमेंट दे देगा, जेनॉन और ऑक्सीजन देगा। तो इसीलिए इन सारी रिएक्शंस में बहुत कुछ करना है आपको। अगर मैकेनिज्म पे जाओगे तो बहुत सारी अलग अलग बातें याद रखनी होंगी, इससे अच्छा है प्रोडक्ट याद कर लो, सीधी सी बात है। अब प्रोडक्ट क्या बनेंगे वो समझिएगा। इसमें बस आपको एक काम की बात बताई गई है कि आपसे पूछे कि क्या जेनॉन का मोनोऑक्साइड या जेनॉन का डाइऑक्साइड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो नहीं करता, ये जरूर पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए प्रोडक्ट कैसे याद करने हैं उसके ऊपर बात कर रहा हूं। सबसे पहले एग्जाम में XeF2 XeF4 XeF6 आया, आपने इसको लाइन से अरेंज करना है पहले तो 2 4 और 6। मैं अगर बोलूं कि शुरू की 2 रिएक्शन, तो बेटा इन दोनों की बात हो रही है, और बाद की 2 रिएक्शन मतलब इन दोनों की बात हो रही है ना। 3 रिएक्शन है, शुरू की 2 इनको बोलूंगा और बाद की 2 इनको बोलूंगा। शुरू की 2 रिएक्शन में आपको जेनॉन मिलेगा। कौन मिलेगा? जेनॉन। और बाद की 2 रिएक्शन में आपको XeO3 मिलेगा। बाद की 2 रिएक्शन मतलब ये हो रही है। शुरू की 2 रिएक्शन में कौन मिलेगा? जेनॉन। और बाद की 2 रिएक्शन में कौन मिलेगा? XeO3। जिन जिन रिएक्शन में जेनॉन मिला है वहां O2 भी मिलेगा, क्योंकि इसका वो जो XeO बन रहा था वो टूटा है, इसका जो XeO2 बन रहा था वो टूटा है, इस तरह की बात चल रही है ना। तो जिन जिन रिएक्शन में जेनॉन मिला है उनमें O2 भी मिलेगा, और हर रिएक्शन में HF मिलेगा। ये इसके प्रोडक्ट से बेटा फिर से सुन लेना ध्यान से। तीनों को पहले आपने लाइन से अरेंज कर दिया, फिर मैंने क्या बोला, शुरू की 2 रिएक्शन में कौन मिलेगा? जेनॉन। बाद की 2 रिएक्शन में क्या मिलेगा? XeO3।
जिन जिन में जेनॉन मिला है उनमें O2 भी मिलेगा, और सब में क्या मिलेगा, HF मिलेगा। ये इसके प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे याद कर लो, या फिर फर्स्ट और सेकंड दोनों को रट ले और उन दोनों के प्रोडक्ट बीच में लिख दे, तो ये भी हो जाएगा, और या फिर तीनों को ही रट ले, जो समझ में आए कर लेना। ठीक है, अब देखो इधर यहां पर आ रहा है जेनॉन के केस को देखें आप जरा ध्यान से। तो जेनॉन +2 से कहां जा रहा है बेटा, 0। इसका मतलब है जेनॉन का क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन। और आप देखो साथ ही साथ ऑक्सीजन यहाँ -2 से 0 पे जा रहा है, तो ऑक्सीजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। मतलब क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं बेटा, है। ठीक है, तो इसीलिए इसके प्रोडक्ट याद रखने पड़ेंगे। बाकी सब जगह क्या होता है, स्टेट सेम रह रही थी, यहाँ पर स्टेट चेंज हो रही है, तो बहुत सारी चीजें पैरेलली चल रही है। इधर देखो, यहां पर जेनॉन कौन सी स्टेट का बेटा, +4, यहां पर आ गया 0 पे, और यहां पर आ गया +6 में। एक्चुअल में ये 2 और 6 में जा रहा है। ये 4 वाला 2 और 6 का इंटरमीडिएट है या नहीं बेटा, है। और कोई भी एलिमेंट अगर इंटरमीडिएट स्टेट में होता है तो डिसप्रपोर्शनेट हो जाता है। तो ये रिएक्शन भी एक तरह की रेडॉक्स रिएक्शन, और रेडॉक्स में कौन सा टाइप है बेटा, डिसप्रपोर्शनेशन का टाइप है। ठीक है, और लास्ट वाले में तो स्टेट क्या रह रही है बेटा, सेम। तो ये आ गया। अब अगला एक क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, अभी तक हमने किसी भी रिएक्शन की बैलेंसिंग नहीं करी बेटा, तो अगला क्वेश्चन एग्जाम में बैलेंसिंग के ऊपर आ सकता है। जैसे आप थर्ड वाली इक्वेशन देखें, वहां पर जो XeO3 वाली रिएक्शन है उसको देखें जरा ध्यान से। तो आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा, हाउ मेनी मोल्स, लैंग्वेज समझिएगा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ 1 मोल XeF6। अगर आपको 1 मोल XeF6 का हाइड्रोलाइसिस बोला और कितने वाटर चाहिए, तो समझ में आना चाहिए, मतलब ये बैलेंसिंग की ही बात कर रहा है। और आप जब इसको बैलेंस करेंगे तो क्या यहां पर वाटर मॉलिक्यूल की क्वांटिटी 3 होगी या नहीं होगी बेटा, होगी। और 3 होने पर यहां पर HF कितना मिलेगा बेटा, 6HF। ये जो 6HF मिल रहा है, इस पूरी रिएक्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। ये कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस है। पर एनसीईआरटी में इसके कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस के साथ साथ इन हाइड्रोलाइसिस को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करके दे रखा है। तो एक स्टेप को हम लोग कंप्लीट नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे, पार्शियल। तो अब आप देखो यहां पर टोटल कितने वाटर थे बेटा, 3। तीनों को अगर हम 1 बाय 1 पास करें, 3 मोल वाटर जो ऊपर आपको दे रखे, तीनों को 1 बाय 1 मोल पास करें, तो ये इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस दिखाएगा। अब पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में क्या हो रहा है, ध्यान सुनना, आपको फ्लोराइड को किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्साइड में। यही तो हो रहा है। अब आप बताओ, जब यहां से 2 हाइड्रोजन 2 फ्लोरीन से जुड़ेंगे, तो 2 फ्लोरीन बाहर निकले और 2 फ्लोरीन के बदले 1 ऑक्सीजन जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना। तो बेटा ये फ्लोरीन निकला और ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, तो कितने HF निकल गए, 2। और 1 ऑक्सीजन उसके बदले बैठ गया, तो आपको क्या मिल गया, XeO4। सर ऐसा क्यों हो रहा है कि फ्लोरीन निकल रहा है और ऑक्सीजन जा रहा है। डी ब्लॉक याद करिए, डी ब्लॉक याद करिए। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कोई भी एलिमेंट या तो फ्लोराइड के फॉर्म में दिखाता है या ऑक्साइड के फॉर्म में, और उनमें से भी मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होता है। अगर बन सकता हो तो, जैसे इसका XeO नहीं बन सकता, XeO2 नहीं बन सकता, लेकिन अगर XeO3 बन सकता है तो फ्लोराइड और ऑक्साइड में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा बेटा, ऑक्साइड। और आप देखो ये वाली रिएक्शन का रिएक्टेंट देखो, और इधर देखो नंबर ऑफ मोल्स की क्वांटिटी देखिए, डेल्टा जी स्पॉन्टेनिटी पे जाइए, यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ रही है, रैंडमनेस बढ़ रहा है। तो रिएक्शन हमेशा रैंडम होना चाहती है, और इसीलिए इधर से इधर जा रहा है। ये सारी चीजें हैं जो यहाँ पर अफेक्ट कर रही है। ठीक है, अब आप देखो ये 2 हाइड्रोजन और 2 फ्लोरीन से रिएक्ट करेंगे, फिर क्या मिलेगा, 2HF। और 2 फ्लोरीन हटे तो 1 ऑक्सीजन अंदर बैठ जाएगा, तो आपको मिलेगा XeO2F2। और फिर से ये जो XeO2F2 आया, ये 2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा और आपको फिर से 2HF मिलेगा, और यहां क्या बन जाएगा बेटा, XeO3। अब इसका एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, देखिए, when XeF6 reacts with 1 mole water, then the product formed is XeOF4. When XeF6 reacts with 2 mole water, then the product formed is XeO2F2. When XeF6 reacts with 3 mole water या फिर completely hydrolyzed, then the product formed is this. अब आप इसका नेट रिएक्शन लिखो, तो नेट रिएक्शन में क्या होगा बेटा, ये XeOF4 और ये XeOF4 कैंसिल हो जाएगा, ये XeOF2 ये XeO2F2 कैंसिल हो जाएगा। तो नेट रिएक्शन तो ऊपर वाली आएगी जो थर्ड आपने लिखी है, XeF6 plus 3H2O gives XeO3 plus 6HF। तो इसका ये स्टेप बाय स्टेप हाइड्रोलिसिस आपको दे रखा है एनसीईआरटी में, तो स्टेप बाय स्टेप भी पता होना चाहिए। और वो उसका जो ऊपर लिखा गया रिएक्शन है वो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है बेटा इसका।
कुछ भी लिख ले बेटा, डी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट लिख ले चलेगा। नायोबियम लिखा है NB। चले बेटा, है ना, यहाँ पर ध्यान देना। अभी तक हम लोगों ने जो हाइड्रोलाइसिस का पार्ट पढ़ा, वहां पर हम लोग ये देख रहे थे कि जिस स्टेट का सेंट्रल एटम है, जनरली उसी स्टेट का या तो आपको ऑक्सी एसिड मिल रहा था या हाइड्रोक्साइड मिल रहा था। ठीक है, टोटल इस पूरे टॉपिक में जहां तक अभी आपने पढ़ा, उसमें 6 रिएक्शन अलग आई है इनसे। जो मैंने बोला आपको, उससे 6 रिएक्शन अलग थी। पहला रिएक्शन था NCl3 वाला, और उसके बाद SbCl3 और BiCl3। पर मैंने आपको बोला SbCl3 BiCl3 आपको एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, तो याद हो जाए तो कर लेना, वरना कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। जेनॉन के जो कंपाउंड्स है वो इंपॉर्टेंट है, वो एनसीईआरटी में गिवन है, और उनमें तीनों में आप देख रहे थे तो प्रोडक्ट कुछ अलग बन रहे थे, और इसीलिए उनको याद करने का तरीका आपको बता दिया कि शुरू के 2 में जेनॉन, बाद के 2 में XeO3। जहां जहां जेनॉन मिला वहां O2 मिलेगा, और सब में क्या मिलेगा बेटा, HF। तो वो आपको याद ही होना चाहिए। ठीक है, अब आइए यहां पर हैलाइड्स के बाद हमें हाइड्रोलिसिस पढ़ना है किसका, कार्बाइड्स का। अब उस कार्बाइड्स के हाइड्रोलिसिस पे बाद पे जाएंगे, पहले कार्बाइड्स होते क्या है और उसके टाइप्स क्या है, ये भी हमारे सिलेबस में, तो हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। हमें यहां पर हम लोग कार्बाइड्स की बात करें बेटे, और ऐसे ही हाइड्रोजन चैप्टर जब आएगा तो हमें टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स पढ़ने होते हैं। हाइड्राइड भी इसी टाइप के होंगे, तो जब हाइड्राइड पढ़ाया जाएगा तो मैं बोल दूंगा जो कार्बाइड में बताया वही हाइड्राइड में भी होता है, तो वहां कुछ भी नहीं बताया जाएगा आपको। हाइड्राइड में यही तरीका है, यही कार्बाइड है और यही हाइड्राइड भी इमेजिन करके चलिए। हाँ, हाइड्राइड में कुछ हटके बातें जो होंगी वो आपको जरूर बताई जाएंगी, जैसे वहां पर हाइड्राइड गैप आ जाएगा या कुछ इस तरह की बातें होती है, वो अलग से बताई जाएंगी। बाकी जो यहाँ पर आपको एक आउटव्यू दिख रहा है, यही आउटव्यू आपको हाइड्राइड्स में भी देखने को मिलेगा। देखिए, कार्बाइड्स हो चाहे हाइड्राइड्स हो, 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, आयनिक, कोवेलेंट और इंटरस्टिशियल। कार्बाइड्स में कार्बन होगा, इतनी बात समझ में आती है बेटा। कार्बन मेटल है या नॉन मेटल है, नॉन मेटल, और हमें आयनिक बॉन्ड बनाना है, तो नॉन मेटल कार्बन के साथ कोई ना कोई मेटल होना चाहिए। और क्या एस ब्लॉक में जनरली मेटल्स होते हैं या नहीं होते बेटा, होते हैं। मेटल एस ब्लॉक में भी होते हैं, डी ब्लॉक में भी होते हैं, एफ ब्लॉक में भी होते हैं, बट इनकी कहानी कुछ अलग है। तो जनरली जो एस ब्लॉक के कार्बाइड्स होंगे वो कैसे मिलेंगे, आयनिक जनरली। अब एस ब्लॉक कहने का सेंस क्या है, मेटल का कार्बन से जो बॉन्ड बनेगा वो जनरली क्या बनेगा बेटा, आयनिक। तो आप देखो, क्या बेरिलियम या मैग्नीशियम या कैल्शियम, ये सारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं या नहीं बेटा, है। तो इनका कार्बन के साथ जो कार्बाइड बन रहा है वो कैसा बनेगा, आयनिक। लेकिन आप यहां पर देखें तो यहां पर कौन है बेटा, एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम कौन से ब्लॉक का है, पी ब्लॉक, लेकिन है तो मेटल। तो मेटल का कार्बन से जो बॉन्ड बनेगा वो मेटल नॉन मेटल की वजह से जनरली क्या बनेगा बेटा, आयनिक। ठीक है, आगे सुनिए। इसके अलावा हमें कोवेलेंट कार्बाइड बनाना है, तो कोवेलेंट बॉन्ड तब बनेगा ना जब 2 नॉन मेटल बॉन्ड बनाएंगे। अब एक नॉन मेटल तो पक्का है कार्बन, क्योंकि कार्बाइड है तो कार्बन होगा। दूसरा भी क्या चाहिए बेटा, नॉन मेटल। और नॉन मेटल कौन से ब्लॉक में मिलते हैं, एक ही तो ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक के कुछ ना कुछ कार्बाइड्स जो बनेंगे वो किस तरह के होंगे बेटा, कोवेलेंट। सारे नहीं, पर कुछ कार्बाइड्स कैसे होंगे, कोवेलेंट होंगे। जिनमें से एग्जांपल याद करिए, हम लोगों ने मेल्टिंग पॉइंट में पढ़ा था डायमंड, नॉर्बाइड, कार्बोरेंडम, सिलिका, इस तरह की बात करी थी। ये जो नॉर्बाइड और कार्बोरेंडम है ये कार्बाइड्स हैं, और पी ब्लॉक के कार्बाइड्स हैं, और ये कोवेलेंट होते हैं, और इनका नेटवर्क सॉलिड होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, बहुत ज्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरस्टिशियल, एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, डी और एफ ब्लॉक के भी एलिमेंट मेटल है, तो मेटल का कार्बाइड कैसा बनना चाहिए था, आयनिक। लेकिन डी एंड एफ ब्लॉक की एक प्रॉपर्टी होती है कि दे जनरली फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो इनका कंपाउंड प्योर आयनिक नहीं होता है, इनका कंपाउंड आयनिक फॉर्म में भी क्या होता है बेटा, इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल कंपाउंड कौन से होते हैं, मान लो एक लैटिस बना है, देखिए यहां पर एक लैटिस बना हुआ है, और मान लो इस लैटिस में वेनेडियम बैठा बेटा हर जगह पर। सपोज ये वेनेडियम मेटल का लैटिस है, तो सॉलिड स्टेट में आप लैटिस डिफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, है ना, उस तरह की बात हो रही। इंप्योरिटी आएगी अब इसमें, कार्बन यहां पर एज ए इंप्योरिटी काम कर रहा है। ये प्योर मेटल का लैटिस है, और इसमें सपोज कार्बन इंप्योरिटी के फॉर्म में आके ट्रैप हो जाए, इस वॉइड में फंस जाए, इस इंटरस्टिशियल वॉइड में फंस जाए, तो इस तरह का कंपाउंड जहां पर इंटरस्टिशियल वॉइड में इंप्योरिटी आके फंस गई है, वैसी कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। और अगर कार्बन इंप्योरिटी है तो क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल कार्बाइड। अगर सपोज हाइड्रोजन इंप्योरिटी होती तो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, सपोज बोरॉन इंप्योरिटी हो तो इंटरस्टिशियल बोराइड्स, ऐसे नाम दिया जाता है। अब आप एक बात नोटिस करें, यहां पर इसका और इसका मैंने फॉर्मूला लिखा है कंपाउंड का, इसमें मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है।
इसमें मैंने सिर्फ एलिमेंट लिखे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ साइड में लिखा है कि इसके जो कंपाउंड्स होते हैं, ये इंटरस्टिशियल जो कार्बाइड्स होते हैं, वो कैसे होते हैं बेटा? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। अब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब क्या हो गया कि इनका फॉर्मूला फिक्स नहीं होता। जैसे अभी आप देखिए टोटल इस लैटिस में कितने वेनेडियम है बेटा? 9, और कार्बन कितना आया? 1। इसका फॉर्मूला 9 वेनेडियम पे 1 कार्बन है। बाय चांस आपने यहां पर और इंप्योरिटी इंट्रोड्यूस कर दी तो इसका फॉर्मूला V9C2 और आ गया तो V9C3 और आ गया तो V9C4। मतलब इसमें कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वो चेंज हो सकता है। तो ऐसे कंपाउंड जिनका फिक्स फॉर्मूला नहीं होता उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। तो कंडीशन आ गई। खैर, ये तो आपको टाइप समझने थे। आपको पढ़ना मेनली यहां पर जो है वो किसको पढ़ना है बेटा? आयनिक कार्बाइड को, क्योंकि हमें हाइड्रोलिसिस उन्हीं का करना है जो कैसे कार्बाइड होंगे बेटा? आयनिक कार्बाइड होंगे। अब सुनिएगा, आयनिक कार्बाइड में एक बात समझ में आ जाती है कि कार्बन एज अ एनायन काम कर रहा होगा, क्योंकि भाई आयनिक बॉन्ड है तो एक मेटल होगा एक नॉन मेटल होगा। मेटल पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और नॉन मेटल जो कार्बन है उस पर कौन सा चार्ज आएगा बेटा? नेगेटिव। तो कार्बन के एनायंस अलग अलग टाइप के होते हैं बेटे, है ना? यहाँ पर 3 है आपके सामने, बट इनके अलावा भी और भी एनायंस बनते हैं कार्बन के। पहला वाला जो एनायन है, इस एनायन को क्या बोला जाता है बेटा? मीथेनाइट। अगर किसी कार्बाइड में, किसी आयनिक कार्बाइड में इस तरह का एनायन मिल जाए तो इसे क्या बोलेंगे बेटा? मीथेनाइट। इस तरह का एनायन मिल जाए तो एसिटिलाइड, और इस तरह का एनायन मिल जाए तो एलिलाइड या प्रोपिलाइड बोलते हैं। नाम ऐसा क्यों दिया गया उसका कारण आपके सामने है कि इस तरह के आयनिक कार्बाइड का जब आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आप समझना ये एनायन है, साथ में कोई मेटल होगा कैटायन। तो H+ और OH- में तोड़ो वाटर को, तो वाटर का जो OH है वो तो मेटल पे अटैक करेगा। सपोज मेटल पे प्लस है यहाँ पर, है ना? तो ये तो मेटल पे अटैक करेगा, और जो H+ है वो किस पे अटैक करेगा बेटा? कार्बन पे। कार्बन पे कितने H+ अटैक करेंगे? 4। और जब 4 अटैक करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? CH4। तो इस तरह के कार्बाइड, है ना, जो इस तरह के कार्बाइड होंगे उनका जब हाइड्रोलिसिस होगा तो मेटल का तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, लेकिन कार्बन किस में चेंज हो जाएगा बेटा? मीथेन में चेंज हो जाएगा। और क्योंकि इस कार्बाइड के हाइड्रोलिसिस से मीथेन गैस मिल रहा है, इसीलिए इनका नाम क्या बोला जाता है बेटा? मीथेनाइट। इसी तरह से देखें, यहां पर सपोज कोई मेटल है और वाटर अटैक कर रहा है तो OH तो मेटल पे अटैक कर जाएगा, और इस माइनस पे कौन अटैक करेगा? H+। जब H+ इस पे अटैक करेगा तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा? C2H2। और C2H2 को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एसिटिलीन गैस बोला जाता है। इसको वेल्डिंग में भी यूज होता है, आपने जूनियर क्लासेस में सुन रखा होगा। तो यहां पर इस कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करने पर आपको एसिटिलीन गैस मिलेगा, इसीलिए इस कार्बाइड को क्या बोला जा रहा है बेटा? एसिटिलाइड। और इसी तरह से एक ये कार्बाइड आपको देगा, इसमें -4 है तो 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? C3H4। और C3H4 को आप प्रोपाइन या एलिलीन बोलते हैं। तो इस तरह के कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करने पर आपको प्रोपाइन मिल रहा होगा, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है बेटा? प्रोपिलाइड बोला जाता है या एलिलाइड बोला जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है, जैसे इन एग्जांपल्स को देखिए जरा ध्यान से, B2C Mg2C3 CaC2 Al4C3, बहुत ध्यान सुन रहे हैं। हेडिंग देख लीजिए क्या लिखा है? रिएक्शन ऑफ नाइट्राइट, सियरा नाइट्राइट, फॉस्फाइड एंड कार्बाइड्स विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन। अब आपको एग्जाम में ये रिएक्शन लिखी हुई दिख गई, क्या वाटर देखते ही दिमाग में हाइड्रोलिसिस आ जाना चाहिए बेटा? यस, पहली बात तो ये। मैंने आपको बोला था हम हमारे सिलेबस में हाइड्रोलिसिस जनरली हैलाइड्स का पढ़ेंगे। आप इन रिएक्शंस को देखिए, क्या इनमें से कहीं पर आपको हैलाइड दिख रहा है क्या? तो नहीं, मतलब ये हैलाइड वाला पार्टी। फिर मैंने बोला कार्बन फॉस्फाइड, इतना देखकर समझ में आता है। और ये फर्स्ट वाली रिएक्शन एस ब्लॉक में पढ़ भी चुके हैं आप लोग, ठीक है? ड्राई एयर के साथ केवल हाई फाई वाले नाइट्राइड बनाते थे, लिथियम और ग्रुप 2, और उस नाइट्राइड का वाटर से रिएक्शन करने पे अम्मा गैस मिलती थी। ये वही रिएक्शन है, कुछ भी नहीं अलग से, ठीक है? और ये फॉस्फीन का प्रिपरेशन है जो आप पी ब्लॉक में पढ़ेंगे, तो उसको हम यहीं पे डिस्कस कर ले रहे हैं। देखिए, अब बात ये आ रही है कि सर ये 4 कार्बाइड है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो चारों कार्बाइड में से कोई ना कोई मीथेनाइड होगा, कोई ना कोई एसिटिलाइड होगा, और कोई ना कोई एलिलाइड होगा। तो सर हम कैसे पता करें कि कौन क्या है? तो उसको समझना है अपने को। मेन ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए आप Be2C की बात करें बेटे, और इसका जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो इस पे कौन अटैक करने आएगा? H+ और OH-। बहुत ध्यान सुनना, क्या ये जो पूरा Be2C 1 2 3 4 वाले जो कंपाउंड है, पूरे कंपाउंड पे ओवरऑल चार्ज क्या दिख रहा है बेटा? 0, मतलब न्यूट्रल है। ओवरऑल न्यूट्रल है। ओवरऑल न्यूट्रल है मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। इसी बात को आप ध्यान रखेंगे। एक बात बताइए, एक बेरिलियम का स्टेट कितना होता है बेटा? +2। तो टोटल कैटाइनिक चार्ज और टोटल एनायनिक चार्ज बराबर होने चाहिए।
अब आप बताइए 2 बेरिलियम पे कितना आएगा बेटा +4, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज +4 है तो टोटल नेगेटिव चार्ज भी इसके बराबर होगा, तभी तो कंपाउंड कैसा बनेगा बेटा, न्यूट्रल। तो आप बताइए एक कार्बन, एक ही तो कार्बन ही है, तो एक कार्बन पे बताइए कितना चार्ज आ जाएगा, -4। अगर कार्बन पे -4 आ गया तो क्या इसको मीथेनाइड बोलते हैं बेटा, यस। अब आप बताइए ये कंपाउंड किस किस से मिलकर बना, तो एक तो बेरिलियम +2 और एक सी पे -4। तो जब वाटर अटैक करेगा तो इस पे कौन जाएगा बेटा, H+ और इस पे कौन जाएगा बेटा, OH-। तो आप बताइए बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा, कौन से स्टेट का हाइड्रोक्साइड बनेगा, +2। तो बेरिलियम तो मेटल है बेटा, तो मेटल का हाइड्रोक्साइड तो हाइड्रोक्साइड ही होता है, ऑक्सी एसिड वाला फॉर्मूला बनेगा ही नहीं यहाँ पर, तो आप सीधे से +2 वाला हाइड्रोक्साइड बना दें और इस पे स्टेट क्या आ गया बेटा, +2। यहां पर भी बेरिलियम का इंडिविजुअल स्टेट क्या है बेटा, +2। और साथ ही साथ CH4 गैस मिल जाएगी, मतलब मीथेन गैस आपको रिलीज होते हुए मिल रही है, मतलब ये कौन सा कार्बाइड है बेटा, मीथेनाइड। आगे बढ़िए सेकंड वाले केस पे, इधर देखो, एक मैग्नीशियम का चार्ज कितना है बेटा, +2। इमेजिन करिएगा, है ना, बार बार ब्रेक करिए। एक मैग्नीशियम पे +2 तो 2 मैग्नीशियम पे +4, तो इसके प्लस को बैलेंस करने के लिए C3 पे टोटल -4। क्या C3-4 नाम का कोई एनायन यहां पर लिखा गया है बेटा, यस। मतलब वो वाला जो पार्ट है वो कौन है बेटा, प्रोपिलाइड है। तो जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको कौन सा गैस मिलेगा बेटा, प्रोपाइन गैस मिलेगा, मतलब यहां से मिलेगा C3H4 और साथ में जो OH है वो मैग्नीशियम पे अटैक करेगा तो आपको मिल जाएगा मैग्नीशियम के +2 स्टेट का हाइड्रोक्साइड। आगे देखिए, यहां पर देखो थर्ड वाले केस पे कैल्शियम पे +2 है, एक ही कैल्शियम है तो टोटल चार्ज है +2, उसको बैलेंस करने के लिए पूरे C2 पे कितना आएगा बेटा, -2। क्या पूरे C2 पे -2 नाम का कोई एनायन है या नहीं बेटा, है। और आप जब इस पे रिएक्शन करवाएंगे तो H अटैक करेगा इस पे, तो H अटैक करेगा तो C2H2 मिल जाएगा, जिसको आप एसिटिलीन गैस बोलते हैं, और कैल्शियम का क्या बन जाएगा बेटा, +2 स्टेट वाला हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, तो ये रिएक्शन आ जाएगी। फोर्थ वाला केस देखिए, एक एल्यूमिनियम पे +3 है, तो 4 एल्यूमिनियम पे +12 है, ध्यान से देखना +12 है। तो इस +12 को बैलेंस करने के लिए 3 कार्बन पे टोटल कितना आएगा बेटा, -12। इधर देखो 3 कार्बन वाला एनायन है तो सही, पर उस कार्बन पे कितना चार्ज होना चाहिए था, -4। यहां पर 3 कार्बन पे कितना आ रहा, -12। C3-12 नाम का एनायन इनमें से कोई भी नहीं है, तो आप उसको सिंप्लीफाई करोगे, 3 कार्बन पे -12 है, तो एक कार्बन पे कितना आएगा, -4। क्या एक कार्बन पे -4 नाम का कोई एनायन है बेटा, यस। मतलब ये कौन है बेटा, मीथेनाइड है बेटे। तो यहां पर एल्यूमिनियम के +3 का हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा और साथ में आपको क्या मिल जाएगा बेटा, CH4। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फिर से बोल रहा हूं, कल भी पढ़ा था, जिलेटेनियस व्हाइट पीपीटी होता है, ये बात पता होनी चाहिए। फिफ्थ और सिक्स वाली रिएक्शन देखिए जरा, तो बेटा वाटर आता है तो आपको मैंने बोला था आयंस में ब्रेक करना है, नाइट्राइट है, कार्बाइड, बेटा एक मैग्नीशियम का स्टेट +2 होता है और एक नाइट्रोजन का स्टेट -3 होता है। इसी तरह से एक कैल्शियम +2 होता है और एक फॉस्फाइड -3 होता है। और वाटर का जब अटैक कराओगे तो OH अटैक करेगा मैग्नीशियम पे, OH अटैक करेगा कैल्शियम पे, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के अपने अपने स्टेट के हाइड्रोक्साइड्स बन जाएंगे, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यहां पर दोनों का स्टेट क्या आ जाएगा बेटा, +2+2। और एट लास्ट जो H+ होगा वो अटैक करेगा नाइट्रोजन -3 पे और H+ अटैक करेगा फॉस्फोरस -3 पे, मतलब 3-3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे दोनों से। तो यहां पर मिलेगा NH3 जो कि अम्मा गैस है, और यहां पर मिलेगा बेटा PH3 जो कि फॉस्फीन गैस हमें पढ़नी होती है। और ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बेटा फॉस्फीन का, तो इस रिएक्शन के नीचे लिख दे रहा हूं MOP ऑफ PH3।
C3H4 कैसे बनेगा? हाँ वैसे बना लेना। तू क्या, तूने वही बात है ना, जो बटन नहीं दबानी थी वो दबा रखी है ना। तूने क्या सोच रखा है, एक कार्बन दिखे तो मीथेन बना देना है, दो कार्बन दिखे तो एसिटिलीन बना देना, और तीन कार्बन दिखे तो, ये तूने अपना तरीका बना रखा है। ये बटन नहीं दबानी है, ठीक है। ऑनलाइन में सब नहीं बताएंगे, ठीक है। नहीं कुछ नहीं, काय को बंद करें, क्यों बैठे हो इस बेच में, खत्म बात, शाबाश। तो एग्जाम में आए दबा देना बटन। करवाओ बंद। चलो, अगला जो पॉइंट अब हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं वो है रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स विद वाटर। ध्यान सुनना, रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स विद वाटर में क्या कंडीशन आ रही है, ध्यान समझिएगा, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहली बात, ये जो फर्स्ट रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है, ये ऑलरेडी हम लोग एस ब्लॉक में पढ़ चुके बेटे। अब एस ब्लॉक में जो हमने रिएक्शन पढ़ी थी, याद करिए कि क्विक लाइम को जब पानी में मिलाते हैं तो आपको क्या मिलता है बेटा, स्लेक्ड लाइम, है ना। इस तरह की रिएक्शन आपने पढ़ी। एक कॉमन सी बात है, उस वक्त भी मैंने बोला था, अभी फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये सारे के सारे, इधर देखो, वाटर आपको दिख रहा है, वाटर आपको दिख रहा है, तो वाटर देख के दिमाग में आ जाने चाहिए कि हाइड्रोलिसिस की बात हो रही है। इन कंपाउंड्स को देखिए, क्या ये सारे के सारे आपको ऑक्साइड, इसको छोड़ दें बस फोर्थ वाले को, तो फोर्थ के अलावा बाकी सारे के सारे क्या दिख रहे हैं बेटा, ऑक्साइड दिख रहे हैं। आपके सिलेबस में हाइड्रोलिसिस, फिर से बोल रहा हूं, या तो किसी एलिमेंट के हैलाइड का हाइड्रोलिसिस आ जाएगा, या किसी एलिमेंट के कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस आ जाएगा, या किसी एलिमेंट के ऑक्साइड्स का हाइड्रोलिसिस आ जाएगा। ये दोनों एक एक ही रिएक्शन है, इसमें कुछ खास है नहीं अलग से, ठीक है। तो जब आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो आपको पहले तो कंपाउंड आइडेंटिफाई होना चाहिए, और अब सीधा सा एक स्टेटमेंट बेटा, किसी भी ऑक्साइड को, किसी भी ऑक्साइड को, मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, है ना, किसी भी ऑक्साइड को पानी में मिलाओगे तो उसका हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड। किसी भी ऑक्साइड को पानी में मिलाओगे तो उसका क्या बनेगा बेटा, हाइड्रोक्साइड। अगर मेटल ऑक्साइड को पानी में मिलाया तो मेटल का हाइड्रोक्साइड, नॉन मेटल के ऑक्साइड को पानी में मिलाया तो नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड, और नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सी एसिड। होना यही है। अब यहां पर मेनली हमें नॉन मेटल के बारे में पढ़ना है, तो इसीलिए मैंने जनरली लिख दिया कि नॉन मेटल ऑक्साइड को पानी में मिलाया तो नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड मिलेगा, मतलब ऑक्सी एसिड। और यही रिएक्शन रिवर्स भी होती है, जब आप किसी हाइड्रोक्साइड में से पानी निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, उसका ऑक्साइड। और ये जो ऑक्साइड आप बनाओगे इनको एनहाइड्राइड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एनहाइड्राइड। तो अभी आज हम लोग ये रिएक्शन ऐसे पढ़ रहे हैं, कल के लेक्चर में यही रिएक्शन हम ऐसे पढ़ेंगे। वहां पर कुछ भी नहीं बताया जाएगा, बोला जाएगा कल जो बताया था उसी की उल्टी रिएक्शन है। क्या बात समझ में आ रही है, यस, है ना। तो आप ऑक्साइड को पानी में मिलाओ तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, और हाइड्रोक्साइड से पानी निकाल दो तो क्या बन जाएगा बेटा, ऑक्साइड बन जाएगा। कॉमन सी रिएक्शन। अब सुनिए ध्यान से, खास बात यहां पर यह है कि जिस स्टेट का एलिमेंट है उसी स्टेट के हाइड्रोक्साइड से ऑक्सी एसिड आपको बनाते चलना। पूरे हाइड्रोलिसिस का यही पॉइंट है कि इसी के बेसिस पे चलेगा। कुछ रिएक्शंस हैं जिनमें स्टेट चेंज हो रही है, वो आपको याद रखना, बाकी जनरल एक कॉमन कॉन्सेप्ट। अब देखो, पहला वाला रिएक्शन अपन ने देख लिया, ये ऑलरेडी एस ब्लॉक में पढ़ चुके हैं, बाकी सबको देखिए मैंने स्टेट ऑलरेडी लिख दी है ताकि थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए। बेटा फास्फोरस का ऑक्साइड है, फास्फोरस का ऑक्साइड है, किसी भी एलिमेंट के ऑक्साइड को पानी में मिलाओ तो क्या मिलेगा बेटा, उसका हाइड्रोक्साइड। अच्छा, फास्फोरस मेटल है या नॉन मेटल है, नॉन मेटल, तो इसका ऑक्सी एसिड बनेगा। कौन से स्टेट का, +3। हेलोजन, सॉरी, फास्फोरस का +3 में क्या बनता है, इक बनता है या अस बनता है, अस। और अस वाले का फॉर्मूला क्या है, H3PO3। मैं आपको पहले भी बोल चुका, पेरेंट एसिड याद ही होने चाहिए, क्योंकि बिना पेरेंट एसिड के आप ना तो ऑक्सी एसिड में आगे उसके डेरिवेटिव्स बना सकते थे और ना बाकी जगह आप काम कर पाएंगे। यहां पर फास्फोरस कौन सी स्टेट का बेटा, +5, तो +5 का इसका ऑक्सी एसिड कौन होता है, इक एसिड। और इक एसिड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है बेटा, H3PO4। एग्जाम में हो सकता है ये P4O6 P4O10 इसका स्ट्रक्चर बनवाया था आपको, ब्रिज वाला, कुछ याद आ रहा होता तो इसके बदले इसका मोनोमर दे सकता है P2O3, इसके बदले इसका मोनोमर दे सकता है P2O5। आपको कुछ नहीं होना, आपको तो स्टेट निकालनी है, स्टेट तो यही आएगी। स्टेट वाला कोई भी ऑक्साइड है, जिस स्टेट का ऑक्साइड है उसी स्टेट का ऑक्सी एसिड बना दीजिएगा। आगे आइए, फोर्थ वाली रिएक्शन देखना जरा ध्यान से। फोर्थ वाले में हमने हैलाइड लिया है, कॉन्सेप्ट वही है जो पढ़ते हुए आ रहे हैं। H+ अटैक करेगा Cl पे,
OH अटैक करेगा फास्फोरस पे। जब OH अटैक करेगा फास्फोरस पे तो फास्फोरस कौन सा वाला ऑक्सी एसिड बनाएगा? +5 वाला। और +5 वाला ऑक्सी एसिड कौन बनता है बेटा? H3PO4। तो फाइनल प्रोडक्ट तो आपका H3PO4 ही बनना है, लेकिन एक्चुअल में ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। तो पहली स्टेप में यहां पर मिलता है आपको POCl3, साथ में HCl निकल रहा होगा, और दूसरे स्टेप में आपको मिलता है बेटा H3PO4 और साथ में क्या निकल रहा होगा? HCl। तो पहले ये रिएक्शन यहां रुकती है और उसके बाद वापस से रिएक्शन स्टार्ट होती है। और यहां पर हुआ क्या, ध्यान से देखिए, PCl5 में जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ थी 2, वो बड़ी बॉन्ड लेंथ थी, वो टूटती है। जब PCl5 को हीट किया था तब भी वही टूटी थी, बोला भी था। ये 2 Cl 2 H से मिलेंगे और 2 HCl बाहर, तो 2 Cl निकलने से जो वैलेंसी खाली हुई उस पर एक ऑक्सीजन अटैक कर देगा। तो पहले POCl3 बनेगा, फिर वो POCl3 फर्दर हाइड्रोलाइज होगा। तो एक Cl के साथ एक H, एक Cl के साथ एक H, एक Cl के साथ एक H, 3 HCl बाहर, और उस Cl के निकलते एक OH वहां, दूसरा OH दूसरी जगह, तीसरा OH तीसरी जगह, आपका फॉर्म बन जाएगा H3PO4। आगे आइए, N2O3 की बात करें, नाइट्रोजन +3 है, तो अस एसिड, नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला HNO2, और यहाँ +5 वाला नाइट्रोजन का एसिड नाइट्रिक एसिड, तो यहाँ पर आएगा बेटा +3 वाला ऑक्सी एसिड, यहाँ पर आएगा +5 वाला ऑक्सी एसिड। सल्फर देखिए +6 स्टेट का है, +6 में इसका इक एसिड बनेगा, और इक एसिड का फॉर्मूला होता है बेटा H2SO4, यहाँ पर ये +6 स्टेट में आ रहा है। कार्बन +4 का एसिड बनाइए बेटा H2CO3, हालांकि ये अनस्टेबल होता है, वापस से ऐसे चले जाएगा, लेकिन एट द इंस्टेंट अब आपको रिएक्शन पूछी है तो आप है ना इसको बना ही देंगे, वापस से ब्रेक होकर यहीं चला जाएगा। आगे देखिए, 9th वाली और 10th वाली रिएक्शन देखना जरा ध्यान से, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। 9th और 10th में आप देखो रिएक्टेंट साइड सेम है, बस एक में एक वाटर है और दूसरे में 2 वाटर है, समझना। जब आप +4 वाले का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो जिस स्टेट का ऑक्साइड, उसी स्टेट का क्या बनाना है बेटा? ऑक्सी एसिड। तो बताइए ऑक्सी एसिड क्या बनेगा? H2SO3। यहां पर सल्फर +4 वाली स्टेट में दिख रहा है आपको। यहां पर क्या हो रहा है, ये जो H2SO3 था ये अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल। मैंने ऑक्सी एसिड्स में जब पढ़ाए थे तो मैंने बोला था कि एनसीईआरटी लिखता है क्लियरली कि H2SO3 अनस्टेबल होता है। जैसे H2CO3 अनस्टेबल है, वैसे ये भी अनस्टेबल है। ये जनरली आयनिक फॉर्म में, मतलब इसका जो आयन बनेगा सल्फाइड, वो तो एग्जिस्ट कर जाएगा, लेकिन ये एसिड जनरली एग्जिस्ट नहीं करता, ये पानी में वापस से टूट जाएगा। तो ये सल्फर +4 में है, +4 में स्टेबल नहीं है, तो ये +6 में जाना चाहेगा स्टेबल होने के लिए, क्योंकि सल्फर हॉस है, ऊपर ग्रुप के ऊपर हॉस स्टेबल होता है, तो इसका ग्रुप का हाईएस्ट स्टेट क्या है बेटा? +6। ये +6 में जाना चाहता है। तो ये रिएक्शन यार रुकती नहीं है, पर बाई चांस इसको पानी एक ही मिला तो इसको मजबूरी में ये बनाना पड़ गया। अगर इसको और वाटर मिल जाए तो ये रिएक्शन और आगे बढ़ेगी, और जब ये आगे बढ़ेगी तो देखिए रिएक्शन क्या होती है, जो 1 मोल से H2SO3 मिला, इसको जब आप एक एक्स्ट्रा वाटर दे दोगे तो ये ऑक्सीजन इस पर अटैक कर देगा, और ऑक्सीजन अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा? H2SO4। तो H2SO4 मिलेगा, और साथ में जो हाइड्रोजन है ये ऐसे रिलीज होता है, 2 नेसेंट हाइड्रोजन। आपने ब्लीचिंग एक्शन पढ़ा होता है, SO2 का ब्लीचिंग एक्शन बाय रिडक्शन होता है, यही रिएक्शन काम में आती है, बाय रिडक्शन नीचे वाली है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जब आप 2 मोल दोगे ना, तो ये H2SO3 के बदले क्या बना लेगा बेटा? ऑक्सीडाइज होकर H2SO4 बनाएगा, क्योंकि ये मोर स्टेबल H2SO4। H2SO3 स्टेबल एसिड नहीं है, जबकि H2SO4 स्टेबल है, और साथ में 2 नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज होंगे, और यही रिएक्शन काम आएगी बेटा जब हम ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 पढ़ेंगे, तो यही सेम रिएक्शन वापस से रिपीट होगी। इसी तरह से देखिए, सपोज आपको Cl2O5 दिया गया हाइड्रोलिसिस के लिए, और सपोज आपको Cl2O7 दिया गया हाइड्रोलिसिस के लिए, तो अब आप दोनों कंपाउंड को देखिए तो ये सारे के सारे ऑक्साइड है बेटे, और ऑक्साइड जब भी आ जाए तो जिस स्टेट का ऑक्साइड है उसी स्टेट का ऑक्सी एसिड बना दीजिए। तो यहाँ पर +5 वाला हेलोजन का ऑक्सी एसिड बनता है HXO3, और +7 वाला बनता है बेटा HXO4। तो वही ऑक्सी एसिड्स आपको यहाँ प्रोडक्ट में बनते हुए दिखेंगे, नोट करिए इसे।
चलो बेटा, है ना। अब ये सारी रिएक्शंस हो जाने के बाद दो और पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। हमने हैलाइड्स का हाइड्रोलिसिस पढ़ा था बेटा, तो उन हैलाइड्स के हाइड्रोलिसिस से रिलेटेड एक पॉइंट यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। BF3 और SiF4, है ना। इसका मेंशन वैसे एनसीईआरटी में कहीं नहीं है, यहाँ के पेपर में मिल जाएगा, इसलिए बता दे रहा हूँ। नोट बना के कहीं पे भी लिख लेना, मार्जिन में लिख लेना। चाहो तो वहां जहाँ हेलोजन वाले पढ़े थे ग्रुप 2, 3, है ना, 13, 14, वहां लिख लो। चाहे यहाँ लिखना है तो यहाँ भी लिख लो, है तो हाइड्रोलिसिस का ही पार्ट, बट हैलाइड्स वाला है तो आप चाहे तो वहां मेंशन कर सकते हैं। लिख लेना नोट बना के। BF3 and SiF4, BF3 and SiF4 show partial hydrolysis. BF3 and SiF4 show partial hydrolysis. BF3 and SiF4 show partial hydrolysis. कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि भाई कौन पार्शियल हाइड्रोलिसिस दिखाता, तो आपको पता होना चाहिए कि BF3 और SiF4 क्या दिखाते हैं बेटा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस दिखाते। क्यों दिखाते, कारण समझिएगा। हमने BCl3 का हाइड्रोलिसिस पढ़ा था और हमने एक SiCl4 का हाइड्रोलिसिस पढ़ा, है ना। BCl3 कल हमने पढ़ा था, तो इसके हाइड्रोलिसिस में हमने देखा था कि बोरॉन पे +3 था, Cl पे -, था, सिलिकॉन पे +4 था, Cl पे -1 था, OH इस पे अटैक कर रहा था तो H3BO3 बना था, OH इस पे अटैक कर रहा था, तो इसके 3 प्रोडक्ट लिखवाए थे मैंने, SiOH4, H2, SiO3 वगैरह वगैरह, वो बन गए। साथ में क्या मिलेगा, HCl, साथ में क्या मिलेगा, HCl। इसका हाइड्रोलिसिस जो होता है वो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है। अब हम इनके क्लोराइड के बदले इनके फ्लोराइड ले रहे हैं बेटा, ध्यान से देखना, इनके फ्लोराइड ले रहे हैं यहाँ पर। अब क्या प्रॉब्लम होने वाली वो समझिएगा। जब आप इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हाइड्रोलिसिस में H+ और OH- आएगा। H+ फ्लोरीन पे अटैक करेगा, OH बोरोन पे अटैक करेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, BOH थ्राइस, H3BO3 वही, और साथ में क्या मिलेगा, HF, ये मिलेगा। यहां पर आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा SiOH4 और साथ में क्या मिलेगा, HF। अब ध्यान सुनना, ये तो आपको यहां तक के स्टेप में कोई दिक्कत नहीं, जो हम पहले कर रहे थे वही हमने किया। अब क्या होने वाला है आगे सुनिएगा। यहां पर एक्चुअल में जब ये हाइड्रोलिसिस हुआ तो ये जो HF है ये अटैक करता है इस BF3 पे, और ये HF भी अटैक करता है इस SiF4 पे। ऐसे वो जो HCl बन रहे थे वो भी अटैक करते, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहां अटैक हुआ। इसमें क्या हो रहा है देखिए, जब BF3 के साथ HF अटैक करेगा तो आपको मिलेगा HbF4, ये प्रोडक्ट मिलेगा। और यहां पर जब 2HF की अटैक हुई, समझ करिएगा, तो SiF4 + 2HF जब अटैक कर रहा है तो आपको मिलेगा H2SiF6। अब यहां पर बात आती है एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस वाली। एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस में हमने पढ़ा था कि ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, स्टेबल होता है, और सिमिलरली ये कंपाउंड भी एग्जिस्ट करता है और ये क्या होता है बेटा, स्टेबल। तो होगा क्या कि आपने बहुत सारा BF3 लिया एक्सेस में, उसमें से 1 मोल का हाइड्रोलिसिस हुआ, या आप मान ले 2 मोल का हाइड्रोलिसिस हुआ, या 3 मोल का हाइड्रोलिसिस हुआ, ये बना। ये जो HF था, बचा हुआ प्रोडक्ट बन रहा था, ये वापस से जो बचे हुए मोल BF3 के थे उस पर अटैक कर देगा, और अटैक कर देगा तो ये बना लेगा, और ये कंपाउंड स्टेबल है। तो स्टेबल होने की वजह से ये वाले जो BF3 थे ये इसमें कन्वर्ट नहीं हुए, इसमें कन्वर्ट हुए, मतलब 2 पैरेलल रिएक्शन चल रही है। कुछ BF3 ये बना रहे हैं और कुछ BF3 ये बना रहे हैं, कुछ SiF4 ये बना रहे हैं, कुछ SiF4 ये बना रहे हैं। तो क्या सारे के सारे SiF4 या सारे के सारे BF3 इसमें कन्वर्ट हो रहे क्या, नहीं। और क्योंकि सारे कन्वर्ट नहीं हो रहे, इसलिए हम बोलेंगे कि ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है या पार्शियल हाइड्रोलिसिस है बेटा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस है ना। तो आपको ये खैर मैकेनिज्म से कोई मतलब नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि BF3 और SiF4 कभी आ जाए तो क्या ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस दिखाएंगे या पार्शियल हाइड्रोलिसिस दिखाएंगे, तो ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस दिखाते हैं। बस इतना पॉइंट अपने काम का है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। वैसे फिर से बोल दे रहा हूँ, ये एनसीईआरटी में ये है ना, इस तरह से हाइड्रोलिसिस के नाम पे इनका कोई मेंशन नहीं है, तो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी भी रेयर है, लेकिन हाँ ठीक है, फिर भी आप ध्यान रखें, क्योंकि एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस में ये कंपाउंड आप पढ़ते हैं, तो उस बेसिस पे बाई चांस कभी ये क्वेश्चन बन जाए तो आपको आइडिया होना चाहिए कि इनका पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक। अभी ये यहां तक जो भी हमने डिस्कशन किया, ये सारे हैलाइड्स, कार्बाइड्स और ऑक्साइड्स के, है ना, हाइड्रोलिसिस हमने देख लिए। बाकी इसके आगे का डिस्कशन हम कल से स्टार्ट करेंगे, 6-5 क्योंकि हो ही रही है। तो कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, सुनना मेरी बात, ये जो रिएक्शन अभी मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, इधर जो जारी है ये सारी रिएक्शन हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, रिवर्स। और इसके अलावा कुछ ऑक्सी एसिड्स जो कि कैरोज और मार्शल एसिड थे, परऑक्सी वाले, उनका भी हमें क्या कराना है बेटा, हाइड्रोलिसिस कराना है। तो मैं आपको पहले भी एस ब्लॉक में एक बात बोल चुका हूं कि किसी भी परऑक्सी कंपाउंड का जब आप वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो आपको H2O2 मिलेगा ही मिलेगा। वो पॉइंट कल वापस से रिपीट हो रहा होगा, तो यहां तक नोट कर लें, बाकी डिस्कशन कल करेंगे।